नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। एक और विषय के साथ रोज की तरह बातचीत करने के लिए आपके सामने मुखातिब हूं। और आज जो चर्चा का विषय है वही जो आप दिन रात सुनते हैं, बोलते हैं, जीते हैं, जिससे खौफ खाते हैं, जिससे बचना चाहते हैं, कोरोना। मगर इस कोरोना में नया क्या है कि हम इस चर्चा में शामिल हों? इस पर जरूरत है एक नए एंगल से इसे देखने की जरूरत है कि कोरोना, जो कि ये समझिए, हम जिससे कल तक सरकार कह रही थी कि बचो, घर में रहो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, और आज ये स्थिति है कि हम खुद घर में रहना चाहते हैं कि काश ऐसी स्थिति हो कि हमें बाहर ना निकलना पड़े। यह खौफ पैदा हो गया, यह स्थिति बन गई है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब 550 के करीब कोरोना के मरीज थे इस देश में, लेकिन 550 मरीजों को भी, 550 संक्रमण को भी हम फैलने से रोक नहीं पाए। एक लॉकडाउन, 2 लॉकडाउन, 3 लॉकडाउन, 4 लॉकडाउन, ये 5वां लॉकडाउन, जिसको सरकार ने अनलॉक 1 कहा है, चल रहा है। लेकिन हम कोरोना को 550 पेशेंट्स को भी रोक नहीं पाए। और आज तो 2 लाख से ज्यादा, 2,32,000 कोरोना के मरीज हैं। इसको हम कैसे आगे रोक पाएंगे? ये अहम चिंता का सवाल है। एक बात अक्सर आपसे कही जाती है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है, और हमने दुनिया के तमाम मुल्कों की तुलना में अपने यहां कोरोना को अच्छे तरीके से रोक लिया है, कंटेन कर लिया है, एक जगह में रोक लिया है फैलने से। और ये हम लगातार सुनते आए हैं। कभी स्वास्थ्य मंत्रालय दावा करता था, स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो मार्च में कहा था, 13 मार्च को, कोई कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं। और हम जानते हैं कि देश ने किस तरीके से उसके बाद ही कोरोना को इतनी गंभीरता से लिया कि लॉकडाउन में जाना पड़ा बगैर तैयारी के। राज्यों तक को पता नहीं था कि उनके यहां क्या होने वाला है, और लॉकडाउन की घोषणा हो गई। तो बात ये, हम फिर भी इन चीजों को हम क्यों याद करें? बहुत भयावह स्थिति हो रही है, होने जा रही है, हम डरा नहीं रहे। आज नोएडा आप जानते हैं, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली एनसीआर का महत्वपूर्ण शहर, उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर, हिंदुस्तान का महत्वपूर्ण शहर, जहां एक महिला इसलिए मर गई, पेट में गर्भवती महिला जिसके पेट में बच्चा था, इसलिए मर गई क्योंकि किसी अस्पताल ने उसको एडमिट करने से के लिए स्वीकार नहीं किया। दाखिला मिलने की वजह से, इलाज नहीं मिलने की वजह से, डॉक्टर के केयर नहीं मिलने की वजह से एक महिला, गर्भवती महिला, दम तोड़ गई। ये वाकया क्या उस हथनी वाली घटना जो हम 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, 3-4 पिछले और पहले समय से चर्चा कर रहे हैं, क्या उस घटना से कंपेयर करने योग्य है कि नहीं? लेकिन किसी टीवी चैनल में आपने इस पर डिबेट देखा? आज की घटना है ये, नहीं देखा होगा। एक खबर बन करके, ब्रेकिंग न्यूज बन करके थोड़े समय में गायब हो गई। ये घटनाएं पहले भी घटी थी, मैंने चर्चा की है। पहले भी घटी थी जब मजदूर अपने घर से सड़क पर पैदल जा रहे थे तो गर्भवती महिला पैदल चलते हुए दम तोड़ रही थी, उनको भी किसी ने केयर नहीं किया। लेकिन वो स्थिति एक स्थिति थी जबकि पूरे मजदूरों की ओर से सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं थी। और आज कोरोना को लेकर के तो पूरे देश प्लानिंग पे लगा हुआ है। क्या नहीं है? कोरोना पर ही तो पूरा लॉकडाउन है, पूरा कैबिनेट उस पर है, पूरी सरकार है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार, विपक्ष की सरकार, तमाम सरकारें तो इसी कोरोना को रोकने में जुटी है। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि एक गर्भवती महिला नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में इलाज के बिना मर रही है? ये इकलौती घटना मैं नहीं कह रहा हूं। दिल्ली में एक के बाद एक पिछले 24 घंटे के दौरान इतनी 4 से 5 घटनाएं ऐसी आई हैं
जिसमें डॉक्टरों ने मरीज को एडमिट करने से इनकार कर दिया है, अस्पताल ने एडमिट करने से इनकार कर दिया है। बच्ची ट्वीट करती है कि मेरे पापा को भर्ती करा लो, मुख्यमंत्री जी देख लो, सुन लो। अरविंद केजरीवाल जी तक आवाज जाती है या नहीं जाती है? ट्वीट से तो निश्चित रूप से जाती होगी, लेकिन गरीब की आवाज सरकार तक नहीं जाती है, ऐसा लगता है। और उस बच्ची के पिताजी उनकी मौत हो जाती है कोरोना से। कोरोना की वजह से अस्पतालों में अभी थोड़े समय पहले की खबर देख रहा था, एक एम्बुलेंस से पंजाबी बाग में 10 लाशें गई हैं। एक एम्बुलेंस से 10 लाशें। ये स्थिति बन गई है, लेकिन आंकड़े मैच नहीं कर रहे, ना सरकार की ऐप से मैच कर रहे हैं, ना अस्पताल के आंकड़ों से मैच कर रहे हैं। और ये स्थिति में एक स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, दिल्ली का उदाहरण दिया। जिस राज्य में चले जाइए स्थिति उसी दिशा में बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है? अगर हमने लॉकडाउन को कंटेन कर लिया था, रोक लिया था, कब झूठ बोला जा रहा था? तब भी झूठ बोला जा रहा था, तब भी देश को भरमाया जा रहा था, और आज भी देश को भरमाया जा रहा है। और सच बोलना, जो सच बोलते हैं उनके ऊपर मुकदमे लग जाते हैं, उनके ऊपर कहा जाता है कि वो गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। संयोगवश ये मसला उठ गया मुंह से। विनोद दुआ जी का नाम आप जानते, दुनिया में पत्रकारिता की एक बड़ी हस्ती है, भीष्म पितामह है, और विनोद दुआ जी पर यह इल्जाम लगता है, एफआईआर होती है कि वो राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं। क्या विनोद दुआ जी जैसे पत्रकार राष्ट्रद्रोह का काम कर सकते हैं? मजाक बना लिया गया है क्या? कौन आरोप लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, जिम्मेदार प्रवक्ता, ये एफआईआर करता है, शिकायत करता है, और वो शिकायत एफआईआर में दर्ज हो जाती है। विनोद दुआ जी ने क्या गलत कहा? विनोद दुआ जी ने सीएए एनआरसी के समय की तमाम रिपोर्टिंग की। उन्होंने अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा की मुद्दे उठाए। उन्होंने दिल्ली दंगा में पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। उन्होंने जामिया मिलिया में बर्बरता का सवाल उठाया। उन्होंने जेएनयू में बाहर से घुसे हुए गुंडों का सवाल उठाया। वो तमाम सवाल उन्होंने उठाए, जिससे सरकार को मिर्ची लगी और वो राष्ट्रद्रोही हो गए। कोरोना के सवाल पर भी विनोद दुआ जी लगातार सवाल उठा रहे हैं, प्रो पीपल आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनको ऐसी आवाज को दबाया जाना है, ऐसी आवाज को बोलने नहीं देना है। ये जो स्थिति पैदा हो रही है कि सच हम बोलेंगे नहीं और सच हम आने भी नहीं देंगे। क्यों? क्या इस देश में 2-4 लोगों की सरकार चलेगी? क्या इस देश में 2-4 लोगों की डिक्टेशन चलेगी? क्या इस देश में लोकतंत्र है कि नहीं? ये अहम सवाल है। ये कोरोना का संकट, मैं फिर से वापस उस विषय पर लौटता हूं कि कोरोना अधिक जनसंख्या वाला हिंदुस्तान है, सरकार भी बेचारी क्या करे, मेहनत तो किया, पूरा देश को लॉकडाउन कर दिया, लेकिन कोरोना है। देखो इटली बर्बाद हो गया, अमेरिका बर्बाद हो गया, भारत क्या करे? गलत है ये सोच, गलत है ये सोच। आप देखिए एशिया में कितनी आबादी है? एशिया में 4.6 अरब की आबादी है। पूरी दुनिया में 7.5 पौने 8 अरब की आबादी है। सबसे ज्यादा आबादी एशिया में। लेकिन एशिया में कोरोना के कितने मरीज हैं? एशिया में कोरोना के 12 लाख 13 लाख मरीज हैं। हिंदुस्तान में कितने हैं? हिंदुस्तान में 2,32,000 मरीज हैं। चाइना सबसे बड़ी आबादी वाला देश है कि नहीं? इसी एशिया में है, 83,000 कोरोना के मरीज रहे। इसके मुकाबले यूरोप में तो कम आबादी है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में भी तो कम आबादी है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका में कोरोना पेशेंट्स की संख्या को अगर जोड़ें तो वो 32 लाख कोरोना मरीज हो जाते हैं। पूरी दुनिया में अभी 64-65 लाख कोरोना के पेशेंट हैं। आधी लगभग उत्तर और दक्षिण अमेरिका में, वहां तो आबादी नहीं है। तो कोरोना को आबादी से जोड़ना और कहना कि इस वजह से हम क्या करें, ये कायराना हरकत है, ये व्यवस्था को नहीं संभाल पाने के लिए एक बहानेबाजी है। यही उत्तर प्रदेश है, हिंदुस्तान का सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश है।
कैसे दूसरे राज्यों की अपेक्षा यहां कम पेशेंट्स हैं? क्यों नहीं यहां आबादी के हिसाब से कोरोना संक्रमण बढ़ गया? हालांकि इस पूरे पहलू का एक पहलू यह भी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है कि अगर चाइना और हिंदुस्तान में टेस्टिंग ज्यादा हुई होती तो अमेरिका से ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स इन दोनों देशों में होते। मैं उनकी बात से अक्षरशः सहमत नहीं हो सकता। यह उनकी बहानेबाजी है, अपने सरकार की कमियां छुपाने के लिए, अपने देश की जनता के सामने यह उनकी बहानेबाजी। हर एक देश की सरकार कोई न कोई बहानेबाजी लेकर के जनता के सामने आ जाती है, लेकिन कोरोना से लड़ने की जो तैयारी होनी चाहिए, आज ऐसा क्यों है कि कोरोना के पेशेंट्स जो बढ़ रहे हैं, जो दिल्ली की सरकार बोला करती थी कि हमारे 60,000 बेड तैयार हैं, आज वो एडमिशन नहीं दे पा रही है। कोरोना के पेशेंट्स हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पा रहे। जो दूसरे देशों में क्षमा करेंगे, दूसरे प्रदेशों में भी देखिए क्या हाल है। दूसरे प्रदेशों में जब कोरोना, हर समय में कोरोना की प्रकृति है, किसी प्रदेश में कभी वो पीक पर जाता है, किसी दूसरे प्रदेश में किसी और समय में वह पीक पर जाता है। यह प्रकृति है। आप अगर पूरी दुनिया में भी देखेंगे तो पूरी दुनिया के हिसाब से यूरोप में कुछ देश हैं जहां सबसे ज्यादा संक्रमण है। 5 अगर चुन ले तो 80% संक्रमण यूरोप का 5 देशों में है। एशिया में भी अगर 5 आप जोड़ ले टॉप 5 को, तो लगभग 74% संक्रमण मिल जाएगा। तो इसी तरीके, लेकिन ऐसा नहीं कि जो बचे हुए हैं बचे रहेंगे, लेकिन जो टाइम मिलता है, जो समय मिलता है, उस समय हम कोरोना के बचने की तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे। जब हमने एक गलती की कि जनवरी में जब पहला केस केरल में आया, तब मार्च आते आते लॉकडाउन लगाते लगाते हमने कुछ नहीं किया। हम ट्रंप के पिट्ठू बने रहे। ट्रंप जो कहते थे ये तो फ्लू है, और उन्होंने भी अपने देश में कुछ नहीं किया, वो खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन हमारे पास फिर भी समय था कि हमने 24 मार्च की रात्रि से लॉकडाउन लगाया। लेकिन लॉकडाउन लगाना क्या था? 5 लॉकडाउन के बाद भी हम ये व्यवस्था नहीं कर पाए, जो मिला समय हमें, हम उससे ये व्यवस्था नहीं कर पाए कि पेशेंट्स के लिए अधिक से अधिक डॉक्टर्स अवेलेबल हो, चिकित्सा अवेलेबल हो, इलाज मैसर हो। अरे हॉस्पिटल नहीं हो सकता है, अरे एक बस्ती हो सकती है, कि स्कूल हो सकता है, एक व्यवस्था बनाई जा सकती है। ट्रेनों में दावे किए गए थे कि हमने बहुत सारी ट्रेन की बोगियां बना रखी हैं, 70,000 बेड बना रखे हैं, वो सारे कहां गए? 70,000 बोगियां, नंबर ऑफ बेड्स तो और ज्यादा होंगे, तो वो कहां है? क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं? क्यों एक भी मरीज इलाज के बगैर मौत के मुंह में जा रहा है? ये बड़ा सवाल व्यवस्था से है। कोरोना से हम नहीं मर रहे, हम कोरोना के कारण जो अव्यवस्था है, जो सिस्टम का फेल्योर है, उसके कारण मर रहे हैं। अगर हमें थोड़ी कोरोना से कोई बीमारी हो रही है, थोड़ी सांस की दिक्कत हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं, हमें अगर तुरंत इलाज मिल जाए तो हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमें इलाज नहीं मिल रहा है। यह स्थिति पैदा हुई है। यह स्थिति, कोरोना हमें नहीं मार रही है, कोरोना से के कारण जो कुव्यवस्था है वो हमें मार रही है। पहले भी हमने देखा है, कोरोना के नाम पर जो क्वारंटीन किया जाता था, आज भी जो क्वारंटीन किया जा रहा है, उनको बुरे से बुरे कंडीशन में रखा जाता है, भूखाने के लिए नहीं दिया जाता, पानी पीने के लिए नहीं रहता, और उनसे छुआछूत का तो व्यवहार होता ही है। लेकिन कम से कम जीने खाने के लिए जितने दिन क्वारंटीन है, उस दिन उतने तक की तो व्यवस्था करो। लेकिन आप झारखंड में चले जाइए, आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, सब जगह ऐसी शिकायतें हैं कि कोरोना क्वारंटीन के दौरान भी व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी शिकायतें रही थी, अब न जाने क्यों खबरें आनी बंद हो गई। लेकिन अव्यवस्था जो है कोरोना के कारण, वो कोरोना से बड़ा संकट है, और हमेशा से आंकड़े दबाए जाते रहे। आप देखिए, शुरू में बहुत शौक से बताया जाता था कि टोटल कोरोना के पेशेंट्स इतने एक्टिव, इतने ठीक हुए, सारे आंकड़े थे, इतनी मौत। लेकिन अब क्या है? अब टोटल आंकड़े छिपा दिए गए हैं, अब केवल एक्टिव आंकड़े बताए जाते हैं। हमें पता करना पड़ता है कुल कितना आंकड़ा हुआ, और अब बताया जाता है हम इतने ठीक हुए।
48% हमारा रेट है। अरे आपसे ज्यादा भी बहुत लोगों का रेट है। ये रेट हमें मत समझाइए। आज एशिया में सबसे नंबर 1 पर हमारा देश कोरोना में पहुंच चुका है। ये कौन सा रेट है? ये कौन सा रिकवरी रेट है? हम जब इलाज के बिना मर रहे हैं और आप हमें रिकवरी रेट समझा रहे हैं। यह स्थिति हिंदुस्तान में पैदा हो गई है कोरोना से लड़ाई के नाम पर। यह तो मैं सिर्फ एक पहलू बता रहा हूं। इसका जो इकोनॉमिकल पहलू है, इस पर तो मैंने अभी तक चर्चा भी नहीं की है। लेकिन मेरा फोकस आज से आपसे बातचीत करने का सिर्फ यही है कि ये हालात जो पैदा हो रहे हैं कि इलाज के बिना कोरोना पेशेंट्स मर रहे हैं। हमें कोरोना है लेकिन हम हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो सकते। कहा जाता है कि आप अपने घर में भर्ती, अपने घर में रहो। अरे आप शुरू से देखिए, हमारे देश में कहा गया, आज भी है, फिगर बताता है कि कोरोना के लक्षण जो है 80% मरीजों में नहीं होते। और टेस्टिंग किसकी होगी? जिसमें लक्षण होंगे। यह पॉलिसी हमारी शुरू से रही। तो जब लक्षण होंगे उनकी ही टेस्टिंग होगी और 80% मरीज बिना लक्षण वाले होंगे। तो आप ये मानिए कि कितनी बड़ी आबादी को हम टेस्ट से दूर कर दे रहे हैं अपनी इस पॉलिसी के कारण। ये पॉलिसी पूरे लॉकडाउन पीरियड में रही और अब तो उस पॉलिसी को भी इस तरह से पलट दिया गया है कि हम और आप अगर चाहें कि कोरोना की टेस्टिंग करा लें, नहीं करा सकते। हम चाहें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोना का लक्षण है और मैं टेस्ट कराऊं, मेरी टेस्टिंग नहीं होगी। तब तक नहीं होगी जब तक कोई डॉक्टर लिख के नहीं देगा। और लिखने के लिए भी अथॉरिटी है, कौन लिख के देगा? और जो लिख के देगा वो हमें लिख के नहीं देगा। जिसको लिख के देना है वो हमें लिख के नहीं देगा और हम उनके पीछे दौड़ते रहेंगे। एक तो कोरोना टेस्टिंग के लिए दौड़ेंगे तो पहले से वो दूर रहो हमारे साथ व्यवहार होगा। और उसके बाद में कोरोना टेस्ट के लिए अरे बहुत लंबी लाइन है, तो ये है वो है, हमें टेस्टिंग के लिए नंबर नहीं आएगा। तब हम क्या करेंगे? हम थक हार करेंगे। हम क्या, हमें कोरोना का डाउट है तो हम कोरोना संदिग्ध मरीजों के बीच जाकर लाइन लगा के खड़े होकर के और ऊपर से कोरोना थोप ले क्या अपने ऊपर? हम डर के मारे आ जाएंगे, बाबा इस सिस्टम से हमें दूर रखिए, हमें नहीं कराना टेस्ट। यही स्थिति है। फिर हम अपने घर में और भी लोगों को संक्रमण फैलाएंगे और ये टेस्टिंग नहीं होगी। ये कोरोना की टेस्टिंग पर ये जो पिछले महीने यू टर्न लिया गया है, पॉलिसी को बदल दिया गया है, इसके कारण ये स्थिति पैदा होगी। अब तो टेस्टिंग ही करना बंद कर दिया लोगों ने। टेस्टिंग उसकी होगी जो चेन में आएगा। जिसको कोरोना हुआ उसके चेन में कौन लोग हैं, उनकी टेस्टिंग होगी। अरे इस चेन को तो आपने पकड़ा ही नहीं। अगर इस चेन को आपने पकड़ लिया होता तो क्या कोरोना के मरीज लाखों की संख्या में जाते? नहीं जाते। आपने इस चेन को पकड़ा ही नहीं तो कोरोना के पेशेंट्स को कहां से पकड़ेंगे? और आपने कह दिया कोरोना के साथ जीना सीखना होगा और हम कोरोना के साथ मरना सीख रहे हैं। कोरोना के साथ जीना सीखने के लिए आपने कहा था और हम कोरोना के साथ मरना सीख रहे हैं कि डॉक्टर से इलाज मांगते रहेंगे, वो इलाज नहीं देगा और हम मौत के मुंह में चले जाएंगे। महिला गर्भवती रहेगी, बच्चा समेत उसकी मौत हो जाएगी। बच्ची, आज मैंने एक दिल्ली की तस्वीर देखी। एक इंसान जिसकी बच्ची बमुश्किल 9 साल 10 साल की थी, बेड पर पड़ी हुई। उसको कोरोना नहीं था, उसको सिंपल सर्दी खांसी थी। लेकिन कोरोना है कि नहीं वो तो टेस्ट होगा। वह तो सिंपल सर्दी खांसी का इलाज कराना चाहता था, लेकिन कोई डॉक्टर उसको देखने से के लिए स्वीकार नहीं किया। आज का वीडियो में बता रहा हूं, आज का। क्यों? क्या एक बाप अपनी बच्ची का इलाज नहीं करा सकता? उसको बच्ची का इलाज नहीं मिलना चाहिए? कोरोना के अलावा इस देश में हॉस्पिटल है कि नहीं कि केवल कोरोना का ही इलाज होगा? और केवल कोरोना का भी इलाज नहीं हो रहा है और जिसको कोरोना नहीं है उसका भी इलाज नहीं हो रहा। ये किस दिशा में, इस कौन सी व्यवस्था में हम जी रहे हैं, कौन सी व्यवस्था में हम जा रहे हैं? और हम कहते हैं कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये कौन सी लड़ाई है? ये कौन सी लड़ाई है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है हमारे देश के सामने है। इस पर हमें विचार करना होगा। मैंने आज अपनी बातचीत को सिर्फ एक विषय पर रखा है कि कोरोना जो बहुत बड़ा संकट रहा वो अपने आप में बीमारी संकट नहीं है। कोरोना के कारण जो व्यवस्था है, अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट है। इस विषय पर फिलहाल अपनी बात
यहीं पर खत्म करते हुए आपसे इजाजत लेता हूं और दूसरे विषयों पर भी हम आपके सामने नियमित तौर पर आते रहेंगे, ऐसी कोशिश होगी। फिलहाल दीजिए नमस्कार।